बच्चों बहुत बहुत गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत गुड इवनिंग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है बच्चों, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अपने मोबाइल फोन या टैबलेट को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख लो, ईयरफोन्स को कान में डाल लो और पेन और पेपर लेकर तसल्ली से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो कल आखिरी में हम किसकी बात कर रहे थे बच्चों? ग्राफियन पुट्टिका की संरचना। हाँ ठीक है, हमने कहा था जो परिपक्व पुट्टिका है उस परिपक्व पुट्टिका को क्या कहते हैं? ग्राफियन पुट्टिका। सही बात है, ग्राफियन पुट्टिका की संरचना हमने देखी थी। मैंने आपको बताया था क्या क्या? सबसे बाह्य परत जो है उसे हमने क्या कहा था? थैका एक्सटर्ना। सबसे बाह्य परत क्या थी? थैका एक्सटर्ना। फिर उसके अंदर वाली परत कौन सी थी बच्चों? थैका इंटरना। बाह्य परत थैका एक्सटर्ना, अंदर वाली परत थैका इंटरना। दोनों में द्विगुणित कोशिकाएं हैं। सही बात। उसके बाद कौन सी कोशिकाएं थी बच्चों? ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं। और ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं का गुणन स्तर भी क्या है? 2n। सही बात। ये गुहा है, द्रव्य युक्त गुहा, जिसको अपन क्या कहते हैं? एंट्रम। पढ़ा था अपन ने। एक नई संरचना क्या देखी थी? मैंने आपसे कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्यूमुलस ऊफोरस। ये देखो भाई, ये जो लाल संरचना है, ये लाल संरचना जो क्यूमुलस ऊफोरस है, देखो बच्चों ये क्या कर रही है? ये क्यूमुलस ऊफोरस संरचना जो है ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई तो ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं से है ना बच्चों? ये किससे बनी हुई है? ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं से ही बनी हुई है। तो बनी हुई तो ये ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं से ही है, लेकिन ये क्या कर रही है? ये देखो, अंड कोशिका को ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं से जोड़ रही है ना बच्चों? देखो ये क्या कर रही है? क्यूमुलस ऊफोरस नामक संरचना, ये संरचना जो है वो किसको किससे जोड़ रही है? वो अंड कोशिका को किससे जोड़ रही है? ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं से जोड़ रही है। तो क्यूमुलस ऊफोरस के बारे में क्या बताना है बच्चों? क्यूमुलस ऊफोरस जो संरचना है वो ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं से बनी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसको किससे जोड़ रही है? अंड कोशिका जो है, अंड कोशिका को ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं से जोड़ रही है। और याद रखना है, ग्राफियन पुट्टिका के भीतर, बताओ तो, ग्राफियन पुट्टिका के भीतर अंड कोशिका किस अवस्था में होगी? बताओ तो बच्चों, ग्राफियन पुट्टिका के भीतर अंड कोशिका किस अवस्था में पाई जाएगी? बताएंगे बच्चों, अंड कोशिका ग्राफियन पुट्टिका के भीतर किस अवस्था में पाई जाएगी? प्राथमिक अंड कोशिका वाली अवस्था में या द्वितीयक अंड कोशिका वाली अवस्था में? बताएंगे बच्चों। ग्राफियन पुट्टिका के भीतर, शाबाश, ग्राफियन पुट्टिका के भीतर अंड कोशिका, बिल्कुल सही बच्चों, द्वितीयक अंड कोशिका के रूप में उपस्थित होगी, यानी अगुणित। शाबाश बच्चों, सेकेंडरी oocyte। सबका जवाब सही है। पिंकी जी आपने थोड़ा गलती कर दी, द्विगुणित नहीं बेटा, अगुणित, बिल्कुल सही, अगुणित सेकेंडरी oocyte स्टेज में, द्वितीयक अंड कोशिका या सेकेंडरी oocyte, यही तो अंतर है। तृतीयक पुट्टिका की संरचना और ग्राफियन पुट्टिका की संरचना में एक ही अंतर है। एक ही अंतर क्या है कि तृतीयक पुट्टिका या टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte था और ग्राफियन पुट्टिका में क्या होगा? सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंड कोशिका। ठीक है बच्चों, 2n नहीं होंगी माक्षी बेटा, द्वितीयक अंड कोशिका या सेकेंडरी oocyte। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब देखो भाई, तो अपन ने ग्राफियन पुट्टिका की संरचना पूरी समझ ली और ग्राफियन पुट्टिका के भीतर
ग्राफियन पुट्टिका के भीतर अंड कोशिका किस अवस्था में है? सेकेंडरी oocyte, ये भी हमको मालूम चल गई। अब ध्यान देंगे बच्चों, आज अपन बहुत बढ़िया चक्र पढ़ने वाले हैं। आज हम डिटेल में किसकी बात करेंगे बच्चों? आर्तव चक्र की या मेंस्ट्रुअल साइकिल की। याद रखना बच्चों, इससे नीट में प्रश्न जरूर आता है। नीट में आर्तव चक्र, ठीक है, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल से जरूर प्रश्न आएगा। ध्यान से सुन लेना, आज सारी संरचनाएं क्लियर हो जाएंगी ध्यान से। ठीक है बच्चों, किसकी बात हो रही है? अब पहली चीज आर्तव चक्र। आर्तव चक्र जो है, पहली चीज आपको याद रखना है, एक प्रकार का क्या है? लैंगिक चक्र है। ठीक है ना बच्चों, ये एक प्रकार का क्या है? लैंगिक चक्र है जो महिलाओं में देखा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आर्तव चक्र जो है वो क्या है बच्चों? एक लैंगिक चक्र है। और किन में देखा जाता है? मादा प्राइमेट्स में। ठीक है ना बच्चों, किन में देखा जाता है? मादा प्राइमेट्स। मैंने क्या लिखा है? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का मतलब क्या है भाई? ठीक है, प्राइमेट्स का मतलब क्या है? जिसमें मानव और बंदर आते हैं। ठीक है ना, स्तनधारी होते हैं। स्तनधारियों में वो गण या ऑर्डर, ठीक है, स्तनधारियों में वो गण या ऑर्डर जिसमें बंदर और मानव सम्मिलित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राइमेट्स। ठीक है बच्चों, तो आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लैंगिक चक्र है जो किसमें देखा जाएगा? मादा प्राइमेट्स में। और मादा प्राइमेट्स का मतलब है स्तनधारियों का वो गण जिसमें मानव और बंदर सम्मिलित होते हैं। तो स्तनधारियों का वो गण जिसमें मानव और बंदर सम्मिलित होंगे उसे कहते हैं प्राइमेट्स। और मादा प्राइमेट्स में यह लैंगिक चक्र देखा जाएगा। ठीक है, अन्य स्तनधारियों में जैसे गाय, बकरियां ये होती हैं, अन्य स्तनधारियों में हम आगे पढ़ेंगे ईस्ट्रस चक्र पाया जाता है। वो ईस्ट्रस चक्र अपन आगे देखेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्तव चक्र की। ठीक है, बाकी जो स्तनधारी हैं, रैबिट और वो बेटा, उनमें ईस्ट्रस चक्र देखा जाएगा, उसे आगे बताऊंगा। अभी मानव और बंदरों में ही क्या देखा जाएगा? आर्तव चक्र। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, इसका प्रारंभ कब होगा? है ना भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में या मादाओं में कब देखी जाएगी? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है या आर्तव चक्र है वो किशोरावस्था या प्यूबर्टी आने पर प्रारंभ होगी। ठीक है बच्चों, तो प्रारंभ कब होगी? प्यूबर्टी आने पर, या जिसे हम कहते हैं किशोरावस्था आने पर। ठीक है, तो आर्तव चक्र की शुरुआत, दिलीप जी आपने पूछा है प्राइमोर्डियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में अंतर क्या है बेटा? दोनों में ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं होती हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल में चपटी कोशिकाएं होती हैं दिलीप जी, प्राइमरी फॉलिकल्स में वो घनाकार या क्यूबॉइडल हो जाती हैं, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देंगे बच्चों, आर्तव चक्र का प्रारंभ कब होगा? प्यूबर्टी या किशोरा अवस्था में होगा। ठीक है, किशोरा अवस्था आने पर, लैंगिक परिपक्वन आने पर पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा जाएगा। और जब पहला आर्तव चक्र देखा जाता है ना बच्चों, पहला आर्तव चक्र जब महिलाओं में देखा जाएगा तो उसे हम कहते हैं मेनार्के। मेनार्के हम कहते हैं हिंदी में रजोदर्शन। ठीक है बच्चों, तो क्या ध्यान में रखना है? पहला आर्तव चक्र जैसे ही महिलाओं में लैंगिक परिपक्वन या किशोरा अवस्था आती है, ठीक है, जैसे ही उनमें लैंगिक परिपक्वन या किशोरा अवस्था आती है तो पहला आर्तव चक्र जो उनमें देखा जाएगा उसे क्या कहेंगे? मेनार्के या रजोदर्शन। शैजल जी, जब मैंने यहां पे लिखा है कि मादा बंदर में भी देखा जाएगा बेटा, तो मादा बंदर में भी देखा जाएगा। ठीक है, अब फिर आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट लक्षण,
लगभग 45 से 55 वर्ष की आयु में। ठीक है ना बच्चों, क्या ध्यान में रखना है? लगभग 45 से 55 वर्ष की आयु में महिलाओं में आर्तव चक्र बंद भी हो जाता है ना। किशोरावस्था में प्रारंभ होगा। पहला आर्तव चक्र को क्या कहेंगे? मेनार्के, और यह चलता रहेगा। और 45 से 55 वर्ष की आयु में, 45 से 55 वर्ष की आयु के मध्य जो है वो आर्तव चक्र बंद हो जाता है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र बंद हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? मेनोपॉज। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं रज्जो निवृत्ति। ठीक है बच्चों, तो दो टर्म्स है, ध्यान रखने हैं। क्या क्या ध्यान रखना है? किशोरावस्था या प्यूबर्टी आने पर, ठीक है, किशोरावस्था या प्यूबर्टी आने पर आर्तव चक्र प्रारंभ होता है। पहला आर्तव चक्र मेनार्के या रज्जो दर्शन कहलाएगा। फिर 45 से 55 वर्ष की आयु के मध्य महिलाओं में आर्तव चक्र बंद हो जाता है। आर्तव चक्र बंद हो जाने को क्या कहेंगे? मेनोपॉज। उसे हम कहेंगे रज्जो निवृत्ति। ठीक है, अब ध्यान से हम डिटेल में आर्तव चक्र के लक्षण पढ़ेंगे। आर्तव चक्र के लक्षण भी पढ़ेंगे और काफी संरचनाएं भी समझेंगे। तो प्लीज बच्चों कमेंट ना करें और ध्यान से समझेंगे। आ जाओ भाई। अब पहली चीज याद रखना, हमारे पास एवरेज औसतन अवधि याद रखना है। औसतन अवधि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र की है ना बच्चों, औसतन अवधि आपको याद रखना है 28 से 29 दिनों की होती है ना बच्चों। औसतन याद रखना है। औसतन जो है वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि है वो कितने दिनों की होगी बच्चों? 28 से 29 दिनों की होती है। इसका मतलब लमसम एवरेज हर महीने एक आर्तव चक्र होता है। ठीक है ना बच्चों, हर महीने एक आर्तव चक्र होगा। आर्तव चक्र की सामान्य अवधि क्या होती है? 28 से 29 दिनों की होगी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे। अब जब हम आर्तव चक्र की क्रियाविधि समझेंगे, है ना बच्चों, ध्यान देंगे। आर्तव चक्र की जब हम क्रियाविधि पढ़ेंगे तो हम आर्तव चक्र को 4 भागों में विभेदित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम आर्तव चक्र को कितने भागों में विभेदित कर सकते हैं? 4 भागों में विभेदित कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पहला होता है मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग अवस्था। ठीक है, दूसरी हमारे पास फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव अवस्था, इसको हम हिंदी में कहते हैं पुट्ट की अवस्था। ठीक है, तीसरा हमारे पास ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग, और चौथा होता है लुटियल या सिक्रीटरी अवस्था। इसको हम हिंदी में कहते हैं स्त्रावी अवस्था। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। अब क्या बात हो रही है? हम आर्तव चक्र की क्रियाविधि, ठीक है, आर्तव चक्र की क्रियाविधि समझने वाले हैं। पहली चीज मैंने आपको बता दी कि आर्तव चक्र की अवधि लगभग क्या होगी? 28 से 29 दिनों की होगी। ठीक है, आर्तव चक्र की अवधि क्या होगी बच्चों? 28 से 29 दिनों की होगी। और उस आर्तव चक्र को अपन 4 भागों में विभेदित करते हैं, है ना। आर्तव चक्र को हम किस अवस्था में या कितनी अवस्था में विभेदित करेंगे? 4 अवस्थाओं में। जब रक्त निकलता है ना, जब रुधिर की हानि होती है, उस अवस्था को हम ब्लीडिंग अवस्था कहते हैं। ठीक है, दूसरी अवस्था कौन सी है? पुट्ट की अवस्था। तीसरे भाग को मैंने कह दिया अंडोत्सर्ग, और चौथे भाग को मैंने क्या कह दिया? स्त्रावी अवस्था।
अब ध्यान से और शांति से समझेंगे कैसी अवस्थाएं हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब समझाने के लिए ध्यान देंगे 1 मिनट। पहली मैंने 1 मिनट ध्यान देंगे बच्चों, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग अवस्था की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग अवस्था। अब सुन लेना बच्चों, पहली चीज सुन लेना उसमें मैं क्या कह रहा हूं। जब कोई भी चक्र होता है, जैसे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, चक्र है, चक्र में पहला पद कौन सा है और आखिरी पद कौन सा है, यह हम तय नहीं कर सकते। यह आपको पता ही होगा, जब एक साइकिल या चक्र है तो चक्र में पहला और अंतिम पद कौन सा होता है यह नहीं पता। हम तो सिर्फ समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए पहली अवस्था क्या ले रहा हूं, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज। समझने के लिए सुन लेना, आर्तव चक्र को समझने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, हम पहला दिन वो दिन मान लेते हैं जब ब्लड का लॉस होता है ना। आप समझने के लिए सुन लेंगे, अपन पूरा चक्र समझ लेंगे, बट अपन पहली दिन मान लेंगे जिस दिन से ब्लीडिंग चालू होती है। सुन लेना, आर्तव चक्र में जिस दिन से ब्लीडिंग चालू होती है, रुधिर हानि होती है, उसको अपन पहला दिन मान लेते हैं। ठीक है, इस चक्र को हम किस तरह समझने वाले हैं? इस चक्र को हम इस तरह समझने वाले हैं कि जिस दिन ब्लीडिंग चालू होती है, जिस दिन रुधिर हानि होती है, वो पहला दिन है। तो मैंने ब्लीडिंग अवस्था जो है उसको मान लिया कौन सा दिन? पहला। तो पहले दिन से चौथे दिन तक, है ना बच्चों, लगभग 4 दिन तक या 3 से 4 दिन क्या होती है? ब्लीडिंग। तो लगभग 3 से 4 दिन ब्लीडिंग होती है। इसका मतलब अवधि मैंने क्या ले ली? कितने दिन हो गए भाई? 3 से 4 दिन। ठीक है बच्चों, समझ लो मैं क्या समझा रहा हूं। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मैंने पहली अवस्था कौन सी ले ली, जहां से जिस दिन से ब्लीडिंग चालू होती है उस दिन से हम पहली अवस्था मान के चल रहे हैं। तो मैंने दिन कौन सा ले लिया? पहले से चौथा दिन, मतलब लगभग 3 से 4 दिन या 3 से 5 दिन, कुछ भी आप ले लो। 3 से 5 दिन क्या होगी बच्चों? ब्लीडिंग। अब सुनो क्या कारण है, समझ लेंगे। 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, यह आपको मालूम ही है, मैंने मादा जनन तंत्र बनाया है। यह अंडाशय है, हमको पता है। यह फैलोपियन नलिका है, हमें मालूम है। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर मेरे पास क्या उपस्थित है? एक अंड कोशिका। ठीक है बच्चों, मेरे पास क्या मौजूद है? अंड कोशिका। बिल्कुल आपका पहला प्रश्न आया होगा, सर ये फैलोपियन नलिका में कैसे पहुंची? वो भी हम समझ लेंगे। ये फैलोपियन नलिका में कैसे पहुंची ये भी बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ ध्यान दो, एक एक करके। हम किसकी बात कर रहे हैं? जिस दिन से ब्लीडिंग चालू होगी। जिस दिन से ब्लीडिंग चालू होगी वो पहला दिन है। तो पहले से चौथे दिन जब ब्लीडिंग होती है उस अवस्था को अपन ने ब्लीडिंग अवस्था कह दी। कितने दिनों तक चलेगी? 3 से 5 दिनों तक एवरेज। 3 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है। क्या हो रहा है यहां ध्यान देंगे। ये तो अंड कोशिका है और ये क्या है? ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम। अब सुनेंगे और समझेंगे क्या होगा। ब्लीडिंग अवस्था या ब्लीडिंग क्यों होती है? सुन लो, ब्लीडिंग क्यों होती है? ब्लीडिंग का कारण है एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जो है वो गिर जाता है। ठीक है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर, प्रोजेस्टेरॉन क्या है? एक हार्मोन है। क्यों गिरा ये सब आएगा, अभी एक एक करके सुन लेंगे। ब्लीडिंग क्यों हो रही है ये सुन लो।
ब्लीडिंग इसलिए हो रही है या मेंस्ट्रुअल या फेज क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है, उससे क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन जो है वो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय की अपन ने आंतरिक परत देखी थी, एंडोमेट्रियम, तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का नियमन, यानी गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की जो परत है उसको कौन बनाकर रखता है? उसको प्रोजेस्टेरॉन बनाकर रखता है। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है, सुन लेना, अगर प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भी नष्ट होने लगती है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम नष्ट होने लगती है, उसके अंदर जो रुधिर वाहिकाएं हैं वो भी नष्ट होती हैं। तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की रुधिर वाहिकाएं नष्ट होती हैं और ये जो अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका गर्भाशय की एंडोमेट्रियम और रुधिर जो है वो योनि के द्वारा निष्कासित हो जाता है। तो क्या हुआ बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे, क्या हुआ? मैंने कहा प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाएगा, इससे क्या होगा? इससे होगा कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वो भी क्या होगी? नष्ट होगी। ठीक है। दूसरा, रुधिर वाहिकाएं जो हैं वो भी फटेंगी या फट जाएंगी और जो अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका निषेचित नहीं होती, ये अंड कोशिका निषेचित नहीं होती। तो इसको मैं क्या कहूंगा बच्चों? अनिषेचित अंड कोशिका, है ना बच्चों? तो क्या क्या हो रहा है देखो, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाने के कारण, है ना, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाने के कारण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम नष्ट होती है, रुधिर कोशिकाएं फट जाती हैं और अनिषेचित अंड कोशिका के साथ मिलकर इन सब का योनि के द्वारा निष्कासन होता है। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? मैं आपको सिर्फ पहली अवस्था समझा रहा हूं। अभी पहली अवस्था में ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। ब्लीडिंग किस कारण हो रही है सुन लेना। ब्लीडिंग का कारण है कि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर गया। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर यदि गिर गया तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो है वो नष्ट हो गई। वो नष्ट हो गई तो रुधिर कोशिकाएं फट गई और रुधिर कोशिकाएं गर्भाशय की एंडोमेट्रियम और जो अंड कोशिका फैलोपियन नलिका में थी वो अनिषेचित अंड कोशिका रुधिर या योनि के द्वारा निष्कासित हो जाती है। मतलब बेसिकली इस ब्लीडिंग अवस्था में हानि या नुकसान हो रहा है। हानि या नुकसान किसका हो रहा है? अनिषेचित अंड कोशिका, क्योंकि उसका निषेचन नहीं हुआ, वो भी योनि से निकल रही है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम नष्ट हो गई और रुधिर वाहिकाएं भी फट गई, इसलिए ब्लीडिंग हो रही है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम निकल रही है और अनिषेचित अंड कोशिका भी योनि से निकल रही है। यह तो कौन सा फेज हो गया? मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज। सही बात है बच्चों। अब इधर ध्यान देंगे, ठीक है, एक मिनट, ये मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब एक सेकंड थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो मेरे पास मेंस्ट्रुअल फेज। अब ध्यान देंगे, अब मैंने सेकंड फेज क्या ले लिया? सेकंड फेज होता है पुट्ट की अवस्था। ठीक है ना बच्चों? पुट्ट की अवस्था को मैंने इंग्लिश में क्या कहा था? फॉलिक्यूलर फेज। क्या कहा था बच्चों? फॉलिक्यूलर फेज। पहले से 4 दिन तो ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, पहले से 4 दिन। एक बार समझ लो, वापस पूरा एक साथ अपन पिक्चर समझेंगे, ध्यान देंगे। पहले से 4 दिन तो क्या हो गई? ब्लीडिंग हो गई। तो इसका मतलब अब
यहां पर ये जो अवस्था है ना, यहां पर हानि हुई है। हानि का मतलब अंड कोशिका भी, अनिषेचित अंड कोशिका योनि से निकल गई, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भी नष्ट हो गई और रुधिर की भी हानि। यहां पर नुकसान या हानि हुई है। तो जब नुकसान या हानि हुई है तो अगली बार क्या होना चाहिए, उस नुकसान की भरपाई यानी मरम्मत होनी चाहिए। तो आप मान के चलो ये मरम्मत वाली अवस्था जो है, मरम्मत वाली अवस्था पुट्टकीय अवस्था है। तो किस दिन से चालू होगी? पहले से 4 दिन तो मैंने यहां लिखा था, तो अब यहां पर कौन सा दिन आ गया बच्चों? 5वें से लेकर 13वें दिन तक, है ना भाई। आवृत चक्र हम लोग या आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 दिनों की ले रहा हूं। 28 दिनों में 3 से 5 दिन तो ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद 5वें से 13वें दिन, 5वें से 13वें दिन मतलब इसकी अवधि कितनी हो गई बच्चों? इसकी अवधि हो गई 8 से 9 दिनों की। ठीक है, इसकी अवधि कितनी हो गई बच्चों? 8 से 9 दिनों की हो गई। इसमें पुट्ट की अवस्था होगी या मरम्मत होगी। अब समझेंगे मरम्मत कैसे होगी। ठीक है बच्चों, समझेंगे मरम्मत कैसे होगी। 1 मिनट, इसको मैंने यहां पर ले लिया, 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझाने के लिए मैंने यहां पर ले लिया, 1 सेकेंड। हां, अब मरम्मत कैसे होगी यहां पर ध्यान देंगे। अब जब यहां पर आपको ध्यान रखना है, हार्मोन एक हमारे पास मस्तिष्क में मैंने आपको बताया था क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, मरम्मत का सिग्नल, मरम्मत या पुट्टिकाओं की वृद्धि का सिग्नल आएगा हाइपोथैलेमस से, है ना बच्चों। हाइपोथैलेमस से क्या होगा बच्चों? हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन्स निकलेंगे। हमें पता है हाइपोथैलेमस से क्या होगा बच्चों? GnRH हार्मोन्स निकलेंगे। और ये हार्मोन्स किस ग्रंथि पर काम करेंगे बच्चों? ये हार्मोन्स काम करेंगे अग्र पीयूष ग्रंथि पर। किस पर काम करते हैं हमको पता है? अग्र पीयूष ग्रंथि पर। और अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स स्रावित होंगे? LH और FSH, है ना। अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होंगे बच्चों? LH और FSH। तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन काम करेगा? FSH। FSH का नाम ही क्या है? फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मतलब ये ही क्या करता है? पुट्टिकाओं की वृद्धि करता है। याद आया? यहां पर ये जो अंड कोशिका थी, है ना बच्चों, अंड कोशिका के बाहर जो पुट्टिकाओं की वृद्धि है अंडाशय के भीतर, वो कौन करता था? FSH ही करेगा। ये जो अपन ने कल प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स और ग्राफियन पुट्टिका बनाई थी, ये पुट्टिकाओं का विकास कौन सा हार्मोन करता है? FSH। FSH हार्मोन ही क्या करेगा? पुट्टिकाओं का विकास करेगा, है ना बच्चों। FSH ही पुट्टिकाओं का विकास करेगा। इसका मतलब FSH हार्मोन ही किसका निर्माण करेगा? ग्राफियन पुट्टिकाओं का, है ना। तो अपन ने जो कल ग्राफियन पुट्टिकाएं बनाई थी, तो वो ग्राफियन पुट्टिकाएं किस हार्मोन के कहने पर बनेंगी? FSH। ठीक है, तो FSH के कहने पर ही, FSH के कहने पर ही ग्राफियन पुट्टिका का विकास होगा। तो ग्राफियन पुट्टिका का विकास किसमें हो रहा है? इस पुट्टकीय अवस्था में। ठीक है, तो क्या हुआ सुनो, पुट्टकीय अवस्था में हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, उसने अग्र पीयूष ग्रंथि से क्या उत्तेजित किया? LH और FSH। पहला कौन सा हार्मोन काम करेगा? FSH, पुट्टकीय प्रेरण हार्मोन काम करेगा। यह हार्मोन ग्राफियन पुट्टिकाओं का विकास करेगा। क्या करेगा भाई? ग्राफियन पुट्टिकाओं का विकास करेगा।
अब ग्राफिन पुट्टिका की संरचना याद रखो। एक सेकंड में नीचे अंदर ले लेता हूं। नेक्स्ट, हमको पता है ग्राफियन पुट्टिकाओं की संरचना। इधर देखो, ग्राफियन पुट्टिकाओं में कौन सा क्षेत्र था बच्चों, याद है आपको? थैका इंटरना। याद है ग्राफियन पुट्टिकाओं का कौन सा क्षेत्र है? थैका इंटरना। यह थैका इंटरना किसका स्त्रावन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावन करेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। मैं यहां पर कौन सी अवस्था पढ़ रहा हूं? पुट्टकीय अवस्था। ठीक है ना? आतव चक्र की कौन सी अवस्था पढ़ रहे हैं? पुट्टकीय अवस्था, या जिसे हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, पुट्टकीय अवस्था में सबसे पहले एफएसएच ने काम किया। एफएसएच ने क्या काम किया? एफएसएच ने ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण कर दिया। एफएसएच के प्रभाव में ग्राफियन पुट्टिका बन गई। अब ग्राफियन पुट्टिका के थैका इंटरना क्षेत्र से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावन होगा। एफएसएच ने क्या किया? ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण किया। ग्राफियन पुट्टिका ने ग्राफियन पुट्टिका का कौन सा भाग? थैका इंटरना का भाग जो है, उसने किसका स्त्रावन कर दिया? एस्ट्रोजन का। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, यही मरम्मत वाला हार्मोन है। मरम्मत का मतलब इससे पहली अवस्था जब ब्लीडिंग हुई थी तो क्या हानि हुई थी? ब्लीडिंग में यूट्रस, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम नष्ट हो गई थी और रुधिर वाहिकाएं फट गई थी। यही हुआ था। तो रुधिर वाहिकाओं का पुनः निर्माण करना होगा, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण करना होगा, मरम्मत करनी होगी। वो मरम्मत कौन करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। वो मरम्मत कौन करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या होगा? वो क्या करेगा? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का पुनः जनन करेगा, यानी उसका पुनः निर्माण करेगा। और दूसरा, उसमें रुधिर सप्लाई यानी ब्लड सप्लाई में वृद्धि लाएगा। रुधिर सप्लाई की वृद्धि, इसे हम कहते हैं वैस्कुलराइजेशन। है ना बच्चों? तो ब्लीडिंग अवस्था में जो नुकसान हुआ था, ब्लीडिंग अवस्था में किसका नुकसान हुआ था? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम नष्ट हो गई थी और रुधिर वाहिकाएं फट गई थी। तो रुधिर वाहिकाओं में रुधिर सप्लाई बढ़ाना और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण, ये दोनों कार्य कौन करेगा? एस्ट्रोजन। और ये दोनों किस अवस्था में होंगे? ये पुट्टकीय अवस्था में होगा। ठीक है बच्चों, तो वापस सुन लो, पुट्टकीय अवस्था में क्या होगा? पुट्टकीय अवस्था में सबसे पहले एफएसएच काम करेगा। एफएसएच क्या काम करेगा? एफएसएच ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण करेगा। है ना? इसका नाम ही पुट्टकीय प्रेरण हार्मोन है, तो यह ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण कर देगा। ग्राफियन पुट्टिका की संरचना कल हमने देखी थी। ग्राफियन पुट्टिका के थैका इंटरना क्षेत्र से, थैका इंटरना क्षेत्र से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावन होगा और वो एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का पुनः जनन कर देगा और रुधिर सप्लाई में वृद्धि कर देगा, मरम्मत कर देगा। और इसके लिए कितना समय लगेगा भाई? 5वें से 13वें दिन तक यह होगा, यानी कितने दिनों में? 8 से 9 दिनों की इसकी अवधि होगी। यह मैं लिख चुका हूं। सही बात है बच्चों? क्लियर? अब 1 मिनट वापस, फिर तीसरी अवस्था अब समझेंगे। तीसरी अवस्था क्या होगी? अंडोत्सर्ग। ठीक है बच्चों, तीसरी अवस्था क्या होगी? अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। और इसमें कौन सा दिन है? 14th डे। है ना बच्चों? कौन सा दिन है? 14th डे। पहले से 4 दिन तो ब्लीडिंग हो रही थी, नुकसान हो रहा था। फिर 5वें से लेकर 13वें दिन तक मरम्मत हो गई,
जो नुकसान हुआ था उसकी मरम्मत कर दी। अब कौन सा दिन है? 14th डे है। अब याद रखना है 14th डे पर सबसे पहले LH और FSH का स्तर अधिकतम होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? LH और FSH का स्तर अधिकतम होगा। अधिकतम को हम कहते हैं अंग्रेजी में सर्ज। ठीक है, LH और FSH का स्तर अधिकतम होगा। अधिकतम स्तर को क्या कहते हैं? सर्ज। FSH अपना कार्य कर चुका है। FSH अपना कार्य कर चुका है। क्या कर चुका है? वो ग्राफियन पुट्टिका बना चुका है। इधर देखें, ठीक है बच्चों, यहां पर क्या बन चुका था? ठीक है ना, ये आपके पास क्या है? ग्राफियन पुट्टिका। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? ये अब LH हार्मोन काम करेगा। कौन सा हार्मोन काम करेगा बच्चों? LH। FSH तो काम कर चुका है, अब कौन सा हार्मोन काम करेगा? LH। LH हार्मोन किसको प्रेरित करेगा? अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा। तो यह सीधा सवाल आता है, कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है? तो एक हार्मोन जो अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा वो LH। FSH का काम था ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण करना, वो कर चुका है पुट्टकीय अवस्था में। अब किसकी बात हो रही है? अंडोत्सर्ग जो एक ही दिन होगा, बिल्कुल 14th डे पर होगा, एक ही दिन। और ये जो LH हार्मोन है, ये LH हार्मोन ही अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। तो सवाल होता है कि ओव्यूलेशन हार्मोन कौन सा है? बिल्कुल अंडोत्सर्ग वाला हार्मोन कौन सा है? LH। अब अंडोत्सर्ग में क्या होगा भाई? अंडोत्सर्ग में ग्राफियन पुट्टिका फटेगी। क्या होगा? अंडोत्सर्ग का मतलब है ग्राफियन पुट्टिका फटेगी। जैसे ही ग्राफियन पुट्टिका फटेगी, उसके कारण अब अंडकोशिका कहां पर आ जाएगी? फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित होगी। बेटा मैंने बताया सर्ज का मतलब है अधिकतम मान। आप ध्यान नहीं दे रहे हो बच्चों। मैंने कहा LH का स्तर जब अधिकतम होगा, अधिकतम का मतलब है सर्ज। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है बच्चों? अंडोत्सर्ग में क्या होगा? अंडोत्सर्ग का मतलब है अब ग्राफियन पुट्टिकाएं फटेंगी, ग्राफियन पुट्टिकाएं फटेगी और अंड कोशिका और एग कहां पर स्थानांतरित होगी बच्चों? फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित होगी। ठीक है, अंडोत्सर्ग का मतलब क्या हो गया भाई, या ओव्यूलेशन का मतलब क्या हो गया? ग्राफियन पुट्टिका फटेगी, और ग्राफियन पुट्टिका फटेगी तो अंड कोशिका जो है वो अंड कोशिका फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित होगी। ठीक है, ग्राफियन पुट्टिका का फटना, फटने के बाद अंड कोशिका का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण होना, इसे ही ओव्यूलेशन कहेंगे। LH हार्मोन का मतलब है बच्चों ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दो चीजें, एक तो अंडोत्सर्ग क्या होता है और कौन प्रेरित कर रहा है। तो अंडोत्सर्ग क्या है? अंडोत्सर्ग का मतलब है ग्राफियन पुट्टिकाओं का फटना और अंड कोशिका का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित होना। और इसका प्रेरण, यह प्रक्रिया को कौन प्रेरित करता है? ये इस प्रक्रिया को LH हार्मोन प्रेरित करता है। और तीसरी चीज, जब यह अंडोत्सर्ग होगा, मुझे बताओ
अंडोत्सर्ग का मतलब है अंड कोशिका फैलोपियन नलिका में आएगी। तो ये किस अवस्था में होगी? किस अवस्था में होगी बच्चों? बिल्कुल सही, सेकेंडरी oocyte अवस्था में होगी। किस अवस्था में होगी? सेकेंडरी oocyte अवस्था में होगी। सही। तो अंडोत्सर्ग का प्रेरण यहां पे लिखा है, कौन सा हार्मोन कर रहा है? LH। और अंडोत्सर्ग का मतलब क्या है भाई? ग्राफियन पुट्टिका का फटना और अंड कोशिका का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित होना। इसे हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। कौन सा हार्मोन काम करेगा? LH। सही बात है बच्चों। अब ग्राफियन पुट्टिका क्या हो गई? खाली हो गई। ग्राफियन पुट्टिका से अंड कोशिका निकल गई और अंड कोशिका निकलकर फैलोपियन नलिका में आ गई। तो ग्राफियन पुट्टिका क्या हो गई? खाली। ग्राफियन पुट्टिका खाली हो गई। तो अब वो खाली ग्राफियन पुट्टिका किसमें परिवर्तित होगी? एक पीली संरचना कॉर्पस लुटियम में परिवर्तित होगी। तो यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। LH के कार्य है ना बच्चों। किस हार्मोन की बात हो रही है? LH हार्मोन का। इसका पहला कार्य तो क्या है? अंडोत्सर्ग का प्रेरण कर रहा है ना बच्चों। ये किसका प्रेरण कर रहा है? अंडोत्सर्ग का। अंडोत्सर्ग का मतलब ही क्या है? अंडोत्सर्ग का मतलब है ग्राफियन पुट्टिका से एग को या अंड कोशिका को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करना, है ना। अंडोत्सर्ग का मतलब क्या हो गया बच्चा? ग्राफियन पुट्टिका से अंडे को, अंड कोशिका को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करना। यह अंडोत्सर्ग का प्रेरण कर रहा है। और दूसरा कार्य है कि यह खाली हो चुकी ग्राफियन पुट्टिका को, रिक्त ग्राफियन पुट्टिका, रिक्त क्यों, खाली क्यों हो गई? क्योंकि इससे अंड कोशिका निकल गई। इस खाली ग्राफियन पुट्टिका को किस में परिवर्तित करना? कॉर्पस लुटियम। यह संरचना कैसी होती है? पीली। तो याद रखेंगे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसके कार्य हैं? LH या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के। LH का पहला कार्य क्या है? पहला कार्य मैंने आपको बता दिया, अंडोत्सर्ग। अंड कोशिका को ग्राफियन पुट्टिका से निकाला, मतलब ग्राफियन पुट्टिका को फाड़ा, अंड कोशिका को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया। दूसरा काम जो अब ग्राफियन पुट्टिका खाली हो गई थी, उसको किस में परिवर्तित कर दिया? किस में परिवर्तित कर दिया? पीली कॉर्पस लुटियम में परिवर्तित कर दिया। होता कैसे है? ग्राफियन पुट्टिका से एक कॉर्पस हीमोरेजियम बनती है और कॉर्पस हीमोरेजियम से किसका निर्माण होता है? कॉर्पस लुटियम। ये जो क्रियाविधि है ना बच्चों, ये क्रियाविधि समझा रहा हूं। ग्राफियन पुट्टिका पीली कॉर्पस लुटियम में परिवर्तित होगी, लेकिन बीच में क्या बनाएगी? बीच में एक लाल संरचना, रुधिर वाहिकाओं के कारण एक लाल संरचना बनती है, कॉर्पस हीमोरेजियम। और वो कॉर्पस हीमोरेजियम पीली कॉर्पस लुटियम में परिवर्तित हो जाती है। सही बात। अब सुनो, जैसे ही कॉर्पस लुटियम का निर्माण हो गया, है ना, जैसे ही कॉर्पस लुटियम का निर्माण हो गया, आपके पास चौथी और आखिरी अवस्था आ गई, लुटियल अवस्था, या जिसको हम कहते हैं स्त्रावी अवस्था। तो स्त्रावी अवस्था का निर्माण या लुटियल अवस्था का निर्माण कब होगा? जब कॉर्पस लुटियम बन जाएगी। जब कॉर्पस लुटियम बन जाएगी तो लुटियल अवस्था का निर्माण होगा। तो कौन से दिन, इसमें दिनों की बात करें
तो 15वें से लेकर 28वें दिन तक। इसका मतलब इसकी अवधि कितने दिन की होगी बच्चों? 14 दिनों की, है ना। तो आपके पास अंतिम अवस्था कौन सी आ गई? स्त्रावी अवस्था। स्त्रावी अवस्था कहां से चालू होगी? अंडोत्सर्ग 14वें दिन था, 14th डे पर अंडोत्सर्ग था, तो 15th से लेकर 28वें दिन कौन सी अवधि है? लुटियल अवस्था है। अब लुटियल अवस्था का मतलब क्या है? बिल्कुल सही, इसमें कॉर्पस लुटियम काम करेगी। यह कॉर्पस लुटियम कैसी संरचना है? पीली। यह कॉर्पस लुटियम क्या करती है? यह कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्त्रावन करती है। ठीक है ना। देखो भाई, पहला सवाल था प्रोजेस्टेरॉन कहां से आएगा, अब यहां पर आएगा भाई। कॉर्पस लुटियम संरचना जो है वो किसका स्त्रावन करती है? प्रोजेस्टेरॉन का और ईस्ट्रोजन का। ईस्ट्रोजन का कम स्त्रावन करती है और प्रोजेस्टेरॉन का अधिक स्त्रावन करेगी, है ना। तो याद रखना बच्चों, कॉर्पस लुटियम दो हार्मोन्स का स्त्रावन कर रही है अभी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। लेकिन ज्यादा किसका स्त्रावन करेगी? प्रोजेस्टेरॉन का। ज्यादा किसका स्त्रावन करेगी? प्रोजेस्टेरॉन का। और प्रोजेस्टेरॉन अब क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन ही गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का ध्यान रखेगा। क्या देखो बच्चों यहां पर, एक सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या हो चुका है, हमारे पास जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका फैलोपियन ट्यूब में है और यह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है। ठीक है बच्चों, अब कॉर्पस लुटियम किसका स्त्रावन कर रहा है? कॉर्पस लुटियम कहां है? बिल्कुल, कॉर्पस लुटियम यहां पर है। ये रही पीली काय, बना देता हूं येलो में। ये यहां पर, ये पीली काय क्या है? कॉर्पस लुटियम। क्या है बच्चों? ये कॉर्पस लुटियम पीली काय है। ये कॉर्पस लुटियम किसका स्त्रावन कर रही है? प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावन कर रही है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को तैयार करेगा, है ना भाई। ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को गर्भ धारण के लिए तैयार करेगा। उनको लग गया कि अंड कोशिका फैलोपियन नलिका में आ चुकी है, अंड कोशिका फैलोपियन नलिका में आ चुकी है, मतलब निषेचन की संभावना है। और क्योंकि निषेचन की संभावना है, इसलिए हमको किसकी तैयारी करनी पड़ेगी? गर्भकाल या प्रेगनेंसी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो कौन सा हार्मोन वो तैयारी करेगा? वो तैयारी करेगा प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या होगा यहां पर? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को किसके लिए तैयार करता है बच्चों? अंतःरोपण व गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। ठीक है ना। तो वो किसको तैयार कर रहा है? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को अंतःरोपण और गर्भ धारण के लिए तैयार कर रहा है। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। इसीलिए बच्चों प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी या गर्भ धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन ही कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। सबसे प्रमुख हार्मोन ही कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। सही बात। अब देखो, कॉर्पस लुटियम ने प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावन कर दिया, प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम को
अंतरोपण के लिए और गर्भ धारण के लिए तैयार करना चालू कर दिया। अंड कोशिका कहां पर है? अंड कोशिका फैलोपियन नलिका में है और अंड कोशिका फैलोपियन नलिका में 48 से 72 घंटों तक सक्रिय रहती है। ठीक है, ये जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका 48 से 72 घंटों तक सक्रिय रहती है। ठीक है ना, 48 से 72 घंटों तक के अंदर अंदर के भीतर यदि इसको शुक्राणु मिल जाएगा, शुक्राणु मिल जाएगा तो यह निषेचन दर्शाएगी। हम मान के चलते हैं कि निषेचन नहीं हो रहा। सुन लो, अब हम मान के चल रहे हैं कि यह अंड कोशिका निषेचित नहीं होती। तो देखो भाई, एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे, यहां पर लिख रहा हूं, यदि अंड कोशिका निषेचित नहीं होती, अब यदि अंड कोशिका निषेचित नहीं होगी, सुन लेना, यदि अंड कोशिका निषेचित नहीं होगी तो ये जो कॉर्पस लुटियम है ये नष्ट होने लग जाएगी। अगर अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता, अगर अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो कॉर्पस लुटियम क्या होने लग जाएगी? नष्ट होने लग जाएगी। नष्ट होने का मतलब है वो एक श्वेत कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाएगी, है ना बच्चों? कॉर्पस लुटियम नष्ट होने लग जाएगी, कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित होगी। अब सुनो, ठीक है, अब सुनो, अब कॉर्पस लुटियम अगर नष्ट होने लग जाएगी तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाएगा। अंड कोशिका जो फैलोपियन नलिका में है वो अनिषेचित रहेगी, एंडोमेट्रियम भी नष्ट हो जाएगी और रुधिर वाहिकाएं भी फट जाएंगी और वो आर्तव चक्र या नेक्स्ट ब्लीडिंग अवस्था चालू हो जाएगी। क्या हुआ? वापस देखो भाई, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हुआ, यदि अंड कोशिका निषेचित नहीं होती तो कॉर्पस लुटियम नष्ट होने लग जाती है। कॉर्पस लुटियम नष्ट होने लग जाएगी और कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित होगी। इस कारण प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में क्या आ जाएगी बच्चों? गिरावट। वहीं से तो चालू किया था अपन ने। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाएगा, अनिषेचित अंड कोशिका, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम और रुधिर वाहिकाएं फटकर योनि के द्वारा निष्कासित होंगी, नया ब्लीडिंग अवस्था चालू हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई क्या पढ़ा अपन ने, इधर ध्यान देंगे। मैंने आपको क्या क्या अवस्था बताई है बच्चों? एक सेकेंड, ब्लीडिंग अवस्था, अब देखो अपन वापस एक बार देखते हैं मैंने आपको क्या बताया है। पुट्टकीय अवस्था, अंडोत्सर्ग और लुटियल अवस्था, है ना बच्चों? ये चार अवस्था ही पढ़ी है अपन ने। सुन लो, अगर निषेचन होगा तो क्या होगा बता दूंगा। अगर निषेचन हो जाएगा बच्चों, अगर निषेचन हो गया ना खुशबू जी, निषेचन हो गया तो कॉर्पस लुटियम नष्ट नहीं होगी। कॉर्पस लुटियम नष्ट नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, आर्तव चक्र नहीं होगा।
बेटा ऋतुस्राव यही तो है, इस ब्लीडिंग को ही आप ऋतुस्राव कहते हो। ऋतुस्राव का मतलब ही है ब्लीडिंग। ऋतुस्राव का मतलब ही पीयूष जी ब्लीडिंग है। अब सुन लो क्या हो रहा है। सबसे पहले दिन 28 दिन के आर्तव चक्र में मैंने आपसे कहा फर्स्ट से लेकर 4th डे तक ब्लीडिंग हो रही है। 5th से लेकर 13th डे तक पुट्टे की अवस्था। 14th डे अंडोत्सर्ग और 15th से 28 दिन तक लुटियल अवस्था। मैं यह भी सवाल कराऊंगा पलक जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन की ना हो, 30 दिन हो, 32 दिन की हो, तो क्या क्या परिवर्तन आएंगे पलक जी, वो भी बताऊंगा मैं। एक बार आर्तव चक्र वापस समझ तो लो। मैं वो भी बताऊंगा कि यदि आपके पास आर्तव चक्र के दिन में फर्क हो तो क्या परिवर्तन आएंगे, वो भी बता दूंगा। आप पहले आर्तव चक्र को अच्छी तरह समझ लो। ठीक है बच्चों, तो मैंने अवधि बता दी। अवधि इनकी कितनी है? 3 से 5 दिनों की। इनकी कितनी है? 8 से 9 दिनों की। ये 1 दिन है और ये 14 दिन की है। ठीक है, तो मैंने अवस्थाएं भी लिख ली कौन से दिनों की है। फिर मैंने आपको क्या बताया? ब्लीडिंग अवस्था में मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है तभी तो ब्लीडिंग होती है। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाएगा तो क्या होगा? अनिषेचित अंड कोशिका प्लस ब्लड प्लस गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, ये इन तीनों का किसका निष्कासन होगा? योनि के द्वारा निष्कासन। कहां से निष्कासित होंगी? योनि द्वारा निष्कासित होंगी। और याद रखना, अनिषेचित अंड कोशिका जो है, अनिषेचित अंड कोशिका किस अवस्था में रहेगी? सेकेंडरी oocyte। ये याद रखना बच्चों, किस अवस्था में रहेगी? यहां पे लिख देता हूं, किस अवस्था में है? सेकेंडरी oocyte में। यह पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है। सही बात। फिर पुट्ट की अवस्था, पुट्ट की अवस्था में FSH हार्मोन किसका निर्माण करेगा? ग्राफियन पुट्टिका का। FSH के प्रभाव में किसका निर्माण होगा? ग्राफियन पुट्टिका का। ग्राफियन पुट्टिका का कौन सा क्षेत्र? थैका इंटरना। थैका इंटरना से किसका स्त्रावन होगा? ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है? यही एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण करेगी, एंडोमेट्रियम का पुनः जनन, और उनमें रुधिर या ब्लड सप्लाई बढ़ाएगी। सही बात है। पुट्टे की अवस्था में FSH ने ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण किया। ग्राफियन पुट्टिका में थैका इंटरना क्षेत्र से एस्ट्रोजन निकला और उसने एंडोमेट्रियम का पुनः जनन कर दिया, रुधिर सप्लाई बढ़ा दी। फिर क्या आ जाएगा? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग में प्रमुख हार्मोन LH। प्रमुख हार्मोन LH। LH 2 काम करेगा। LH क्या कार्य करेगा भाई? एक तो अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा, यानी अंड कोशिका को फैलोपियन नलिका में लेकर आएगा, और खाली ग्राफियन पुट्टिका को, खाली ग्राफियन पुट्टिका को पीली कॉर्पस लुटियम में रूपांतरित करेगा। हां, इसके बीच में एक मध्य अवस्था बनती है कॉर्पस हीमोरेजियम। वो रुधिर वाहिकाओं के इकट्ठे होने से बनती है हीमोरेजियम, जो आगे चलकर क्या बना देगी? कॉर्पस लुटियम। जैसे ही कॉर्पस लुटियम बन गई, कौन सी अवस्था चालू हो जाएगी? लुटियल अवस्था। लुटियल अवस्था में ये कॉर्पस लुटियम किसका स्त्रावन करेगी भाई? मुख्य रूप से
प्रोजेस्टेरॉन का। किसका स्रावन करेगी? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है? वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को गर्भ धारण के लिए तैयार करेगा। गर्भ धारण के लिए यानी प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन यदि निषेचन नहीं होगा, यदि निषेचन नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम नष्ट होने लग जाएगी। कॉर्पस लुटियम नष्ट होने लग जाएगी तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाएगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाएगा, ये रहा, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाएगा तो अनिषेचित अंडकोशिका रुधिर एंडोमेट्रियम से योनि के द्वारा निष्कासित हो जाएगी और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। हां, यह याद रखना है कि यदि, ठीक है बच्चों, यदि निषेचन हो जाता है, यदि निषेचन हो जाता है तो कॉर्पस लुटियम नष्ट नहीं होगी। कॉर्पस लुटियम नष्ट नहीं होगी। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा हुआ होगा, और यदि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा हुआ होगा तो नया आर्तव चक्र नहीं होगा। नया मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब ही यही है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है ना, यदि किसी महिला में उसका मासिक चक्र नहीं आ रहा, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, तो वो किसका सूचक है? किसका सूचक है? वो प्रेगनेंसी का सूचक है। लेकिन केवल प्रेगनेंसी का सूचक है, याद रखना बच्चों, प्रेगनेंसी का सूचक है, इसका मतलब कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभार खराब स्वास्थ्य या तनाव के कारण भी, स्वास्थ्य खराब हो या कोई तनाव हो, उसके कारण भी मासिक चक्र नहीं आता। तो मासिक चक्र या आर्तव चक्र का ना होना केवल गर्भ प्रेगनेंसी का सूचक हो सकता है, कंफर्मेटरी नहीं होता। कॉर्पस लुटियम नष्ट होने के बाद बेटा वो कॉर्पस एल्बिकेंस, श्वेत कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो गई, और फिर उसकी कोशिकाएं ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं में नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे लिख देता हूं, अतः मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन जिसे मैं कहता हूं, अतः मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं होना किसका सूचक है? प्रेगनेंसी का सूचक है। ठीक है, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसके अन्य कारण क्या हो सकते हैं बच्चों? खराब स्वास्थ्य या तनाव इत्यादि। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं होना किसका सूचक है? प्रेगनेंसी का। अब सुन लो, अब आपके प्रश्न होंगे, मैं बता रहा हूं क्या क्या। सबसे पहले सुन लो, अभी मैं गर्भ निरोधक गोलियों की बात नहीं कर रहा, उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे। पहला सवाल तो आता है कि सर आप बोलोगे, बिल्कुल पहला सवाल है कि हमारे पास तो 2 अंडाशय हैं, है ना बच्चों? पहला सवाल तो यह है कि अंडाशय तो 2 हैं, तो अंड कोशिका क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए, अंड कोशिका एकांतरित रूप से दोनों अंडाशय से निकलती है। अगर एक महीने इस अंड कोशिका इस अंडाशय से निकली तो अगले महीने इस अंडाशय से निकलेगी। ठीक है, आज सुन लो, लगभग 28 से 29 दिनों का आर्तव चक्र होता है, मतलब महीने में एक आर्तव चक्र होता है। तो साल में कितने हुए? 12 से 13, मतलब नॉर्मली
एक साल में आर्तव चक्र 12 से 13 बार हुए, मतलब 12 से 13 बार अंडोत्सर्ग हुआ। एक साल में 12 से 13 बार अंडोत्सर्ग हुआ, है ना भाई। तो ऑल्टरनेट, अगर एक अंड कोशिका पहले महीने इससे निकली तो अगले महीने इससे निकलेगी, एकांतरित होगा। तो 6 से 7 अंड कोशिका प्रति अंडाशय, ठीक है ना। एक अंडाशय से एक साल में। बेटा जुड़वा बच्चे, ट्विंस आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा मैं जुड़वा की बात। मैं बता रहा हूं 2 अंडाशय हैं तो एकांतरित रूप से एक बार इस अंडाशय से, एक बार दूसरे अंडाशय से, एक बार एक अंडाशय से, एक बार दूसरे अंडाशय से। तो एक साल में 12 से 13 अंडोत्सर्ग होंगे, तो 6 से 7 अंड कोशिका प्रति अंडाशय निकलेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज सुन लेना, दूसरा चीज मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र यदि 28 दिनों का होता है ना, यदि 28 दिनों का होता है तो आपके पास अंडोत्सर्ग कौन से दिन होता है? 14th डे, है ना बच्चों। मैंने आपको बताया, ध्यान देंगे। आकाश जी ने पूछा है यदि दोनों ओर से अंडे आ जाएं, अगर दोनों ओर से अंडे आ जाते हैं ना बच्चों, तो डायजाइगोटिक ट्विन बनेगा। अब डायजाइगोटिक ट्विन आगे बताऊंगा, सब आ जाएगा क्लियर, ठीक है आकाश जी। अगर विशेष अवस्थाओं में दोनों अंडाशय से 2 अंडे निकल गए तो 2 शुक्राणु उनको निषेचित कर देंगे, तो एक समय पर 2 बच्चे पैदा हो सकते हैं, जिसको डायजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। आगे बताऊंगा आकाश जी, ठीक है। अब मेरा सवाल सुन लेना। मेरा सवाल है कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिनों की हो, यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिनों की हो, तो अंडोत्सर्ग कौन से दिन होगा? क्या होगा? ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। अगर यह सवाल मैंने दिया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि 28 दिनों की, अभी मैंने आपको 28 दिनों की बताई, 28 दिनों का आर्तव चक्र बताया। 28 दिनों का आर्तव चक्र में अंडोत्सर्ग 14th डे हो रहा था, ठीक है। और आर्तव चक्र अगर 28 दिन की बजाय 32 दिन का अगर मैं कर दूं, तो अंडोत्सर्ग कौन से दिन होगा यह आपको बताना है, ठीक है बच्चों। यह आपको पता करके बताना है। यह कॉन्सेप्ट फिर हम कल देखेंगे। एक चीज याद रखना, इसका आंसर 16 नहीं है, ठीक है। इसका जवाब 16 नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इसका जवाब 16 नहीं होगा, तो इसको हम कल समझेंगे, ठीक है। इसमें आपको कैसे आंसर करना है यह मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। पलक जी आपने पूछा था इसलिए बता रहा हूं, और बाकी ये शॉर्ट में आप पूरा प्रक्रिया ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 4 अवस्थाएं हैं, ये उनकी अवधि या दिन है, और ये प्रमुख लक्षण हैं। 16 आंसर नहीं होगा। 32 दिन को आर्तव चक्र में अंडोत्सर्ग 16वें दिन नहीं होगा, ठीक है। काफी बच्चों ने जवाब सही दिया है। बाकी हम लोग कल इस चीज को आगे समझेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, धन्यवाद।